नमस्कार, आप सुन रहे हैं हॉट अटैकिंग हॉरर। आज मैं आपको अपनी अगली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है अदृश्य प्रेम। कहानी शुरू करते हैं। अयोध्या नगर में निस्तिका नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती है। निस्तिका से उसके माँ बाप बहुत नाराज रहते हैं, क्योंकि वो बहुत कामचोर और नास्तिक टाइप की लड़की है। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उसने पढ़ाई भी छोड़ दी है। अब वो हर समय घर पर ही रहती है। रात भर लैपटॉप पर काम करना और दिन में देर तक सोना, माँ के किसी भी काम में हाथ न बटाना उसकी हैबिट बन चुकी है। स्वास्तिक नाम का लड़का निस्तिका से प्रेम करता है। स्वास्तिक ने पहली बार निस्तिका को सुपरमार्केट में देखा था और तब से वो निस्तिका से प्यार करने लगा है। उसके बाद उसने निस्तिका के कुछ फनी वीडियोस सोशल ऐप पर देखे। एक दिन स्वास्तिक निस्तिका से इवनिंग वॉक करते हुए एक पार्क में मिला। वहीं से दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई। निस्तिका अभी भी इस बात से अनजान है कि स्वास्तिक उससे बहुत प्यार करता है। स्वास्तिक भी इस बात से बेखबर है कि जिस लड़की को वो दीवानों की तरह चाहता है, वो पूरी तरह नास्तिक और कामचोर है। स्वास्तिक एक आस्तिक और परिश्रमी लड़का है। धीरे धीरे स्वास्तिक और निस्तिका की फ्रेंडशिप पुरानी हो जाती है। स्वास्तिक के मन में छुपा प्यार अब उसे इस बात के लिए मजबूर करने लगता है कि उसे निस्तिका से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। यही सोचकर एक दिन स्वास्तिक निस्तिका से मिलता है और जैसे ही उसे अपने प्यार का इकरार करने वाला होता है, उससे पहले ही निस्तिका स्वास्तिक को अपनी शादी तय होने बात बताती है। निस्तिका की बात सुनकर स्वास्तिक का दिल टूट जाता है। उस दिन के बाद स्वास्तिक और निस्तिका कभी नहीं मिलते हैं। निस्तिका स्वास्तिक को कांटेक्ट करने और ढूंढने का प्रयास भी करती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता है। उसके बाद आमोद नाम के एक लड़के से निस्तिका की शादी हो जाती है। आमोद भी निस्तिका की तरह ही नास्तिक है, लेकिन कामचोर नहीं है। वो निस्तिका को बहुत चाहता है। आमोद एक बैंक में ब्रांच मैनेजर है। शादी के बाद आमोद और निस्तिका हनीमून मनाने के लिए मनाली जाते हैं। 15 दिनों बाद दोनों मनाली से लौट रहे होते हैं तो रास्ते में एक हाईवे पड़ता है। उनकी कार जब हाईवे के पास पहुंचती है तो शाम हो जाती है। हाईवे पर पहुंचने से पहले ही उनको फटा पुराना सूट पहने एक आदमी मिलता है, जो इनके पास आता है और हाईवे पर न जाने की सलाह देता है, और यदि उस पर जाएं तो यू टर्न लेने से मना कर देता है। इसका कारण पूछने पर वो बताता है, इससे रूहानी ताक जाग जाती है। उसकी बात सुन आमोद उसे पागल समझता है और उसकी बात न मानते हुए अपनी कार हाईवे पर ले जाता है और यू टर्न भी लेता है। आमोद जिस समय हाईवे पर यू टर्न ले रहा होता है, निस्तिका को एक अजीब सा झटका लगता है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दोनों घर चले आते हैं। अगले दिन आमोद को फोन पर सूचना मिलती है कि उसके जयपुर वाले चाचा की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर आमोद और निस्तिका कार से जयपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। जयपुर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि चाचा जी बिल्कुल ठीक हैं। आमोद फोन के बारे में चाचा जी से पूछता है तो उसके चाचा साफ मुकर जाते हैं। आमोद घर लौटने की बात करता है तो उसका चचेरा भाई उसे रोक लेता है। अगले दिन उसका चचेरा भाई उसे और भाभी को लेकर भांगड़ के किले में बन रही फिल्म की शूटिंग दिखाने ले जाता है। शूटिंग देखने के लिए वे अपनी कार से जाते हैं। शूटिंग देखते देखते शाम हो जाती है। आमोद और निस्तिका को आसपास के लोगों से पता चलता है कि यह किला हॉन्टेड है। ये सुनकर दोनों डर जाते हैं और घर वापस लौटने के लिए अपने चचेरे भाई को ढूंढने लगते हैं। वो कहीं नहीं मिलता है। उसके बाद आमोद और निस्तिका कार से घर के लिए चल देते हैं। रास्ते में आमोद के चचेरे भाई का फोन आता है। फोन पर आमोद को पता चलता है कि उसका भाई तो घर पर है और वो उसके साथ आया ही नहीं। अब आमोद और निस्तिका सोच में पड़ जाते हैं। रात हो जाती है। चलते चलते अचानक कार खराब हो जाती है। आमोद की लाख कोशिशों के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती है। फिर अचानक से कार स्टार्ट हो जाती है और आगे जाने की बजाय पीछे किले की तरफ चलने लगती है। आमोद भरसक प्रयास करता है कि कार पीछे न जाकर आगे जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और कार पीछे चलते हुए भांगड़ के किले में घुस जाती है। किले में घना अंधेरा है। चारों तरफ सन्नाटा है। दोनों लोग कार में ही बैठे हुए हैं। अचानक एक चमकती हुई रोशनी निस्तिका के पास आती है। देखते ही देखते रोशनी गोल आकार में बदल जाती है, जिसमें हाईवे पर मिले आदमी का कटा हुआ सिर दिखाई देता है, जिसे देख निस्तिका चीख पड़ती है। चीखते ही कार सीधी दिशा में चलने लगती है। अब आमोद बिना देरी किए हुए सीधे चाचा के घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर थके होने के कारण दोनों लोग सो जाते हैं। अगले दिन आमोद और निस्तिका कार से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में एक जगह पर निस्तिका आमोद से अपने मायके अयोध्या चलने की बात करती है। आमोद निस्तिका की बात मानकर कार अयोध्या की तरफ मोड़ देता है। आमोद और निस्तिका को वहां पहुंचते हुए शाम हो जाती है। अयोध्या पहुंचकर एक जगह पर आमोद और निस्तिका की कार रुक जाती है। कार में बैठी निस्तिका की आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं। वो आमोद की तरफ घूरने लगती है। कुछ देर बाद निस्तिका को एक झटका लगता है। अब उसे अजीब तरह के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये देख आमोद दंग रह जाता है। कुछ देर बाद निस्तिका नॉर्मल हो जाती है। कार भी स्टार्ट हो जाती है। अब कार सीधे निस्तिका के घर आकर ही रुकती है।
निस्तिका के माँ बाप दोनों का स्वागत करते हैं। अमोद अभी भी निस्तिका की रास्ते वाली घटना से चिंतित है। जब निस्तिका के माँ बाप अमोद से उसकी चिंता के बारे में पूछते हैं, तब वो उन्हें रास्ते वाली घटना का जिक्र करता है। सारी बात सुनकर निस्तिका के पिता अमोद से एक सिद्ध साधु की समाधि पर माथा टेकने की बात कहते हैं। अगले दिन आमोद, निस्तिका और उसके माता पिता सिद्ध साधु की समाधि पर जाकर माथा टेकते हैं। उसके बाद उनकी फोटो पर फूलों की माला चढ़ाते हैं। जैसे ही निस्तिका फोटो को माला पहनाने जाती है, उसे फोटो में बने साधु का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। माला पहनाने के बाद निस्तिका साधु की फोटो को एकटक निहारती रहती है और कुछ देर बाद बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही फोटो से एक माला गिरकर उसके गले में पड़ जाती है। अमोद निस्तिका के मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारता है। निस्तिका होश में आती है। उसके बाद सभी लोग घर चले आते हैं। अब निस्तिका अमोद को नॉर्मल दिखाई देती है। अब वो निस्तिका को लेकर अपने घर चला आता है। समाधि से लौटने के बाद निस्तिका में बहुत से बदलाव आए हैं। जैसे सुबह लेट न उठकर अब वो जल्दी उठने लगती है। जो निस्तिका भगवान की पूजा नहीं करती थी, अब वह भगवान की पूजा करने लगती है। कामचोरी तो उसके अंदर से जैसे गायब ही हो गई है। अब तो वो दिन भर काम में लगी रहती है। ये सब देखकर अमोद के माँ बाप अपनी बहू निस्तिका से बहुत खुश होते हैं। इन सब के चलते निस्तिका में एक कमी भी आई है, जिसका सबसे पहले अमोद को पता चलता है। अमोद पहले तो इस कमी को खास नहीं समझता है, पर उसे क्या मालूम कि उसकी यही लापरवाही उसकी जान जोखिम में डाल देगी। वो कमी यह है कि निस्तिका अब अमोद से दूर दूर रहने लगती है। यहाँ तक कि रात में जब अमोद निस्तिका के पास आने की कोशिश करता, तो वो कोई न कोई बहाना करके उससे दूर हो जाती। यहाँ तक कि निस्तिका बेड पर भी अमोद के साथ नहीं सोती, बल्कि अलग सोफे पर सो जाती है। अमोद उससे इस तरह दूर सोने का कारण पूछता है, तो निस्तिका हर बार एक नया बहाना बता देती। रोज रोज निस्तिका के बहाने सुनकर एक रात अमोद तंग आ जाता है और उसी रात वह निस्तिका के साथ जबरदस्ती कर देता है। अगली रात 12 बजे अमोद की आंख खुलती है, तो वो देखता है कि कमरे में निस्तिका कहीं नहीं है। कुछ देर बाद वो देखता है कि कमरे का दरवाजा खोलकर सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत अंदर आती है, जिसका मुंह बालों से ढका हुआ है। वो अमोद के बेड के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो कुछ नहीं बोलती है। अमोद खुद ही उसके पास जाकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। अमोद उसके चेहरे से बाल हटाता है। उसका चेहरा देखते ही अमोद के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो एक खूंखार चुड़ैल है, जिसकी आंखें खून सी लाल हैं, चेहरा बुरी तरह जख्मी है और उसके दांत पूरी तरह काले नुकीले हैं। अमोद उस भयानक चुड़ैल को देखकर पीछे हटने लगता है। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ने लगती है। पीछे बढ़ते बढ़ते वो जाकर बेड से टकरा जाता है और उस पर गिर जाता है। चुड़ैल भी बेड के पास पहुंचती है। चुड़ैल को अपने नजदीक आता देख अमोद डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं होती है। अब अमोद आंख खोलकर देखता है तो भौचक्का रह जाता है, क्योंकि अब कमरे में कोई चुड़ैल नहीं है। निस्तिका बेड पर उसके पास ही सो रही है। ये देखकर अमोद की आंखों से नींद उड़ जाती है। उसके बाद अमोद सारी रात सोचता रहता है और सिगरेट पीता रहता है। सुबह होते ही अमोद की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। दिन नॉर्मल बीत जाता है। अमोद की आंख शाम को खुलती है। रात का खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में लेटा टीवी देख रहा है। 1 घंटे बाद सारा काम खत्म कर निस्तिका सोने के लिए आती है। वो अमोद को टीवी देखता हुआ देखती है। निस्तिका कुछ देर तक अमोद के पास बैठकर टीवी देखती है, फिर सोने के लिए सोफे पर जाकर लेट जाती है। अमोद भी आज निस्तिका से कुछ नहीं कहता है। कुछ देर बाद निस्तिका अमोद से टीवी बंद करके सोने के लिए कहती है। अमोद उसकी बात को अनसुना कर देता है। निस्तिका फिर अमोद से टीवी बंद करने के लिए कहती है। वो फिर अनसुना कर देता है। इस बार निस्तिका खुद ही उठकर टीवी बंद कर देती है। कुछ देर बाद निस्तिका सो जाती है। अमोद फिर से टीवी खोल देता है, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही है। कुछ देर टीवी देखने के बाद वो बाथरूम चला जाता है। बाथरूम में आकर टॉयलेट करने के बाद वह हाथ धोने के लिए बेसिन पर आता है। बेसिन का नल खोलकर हाथ धोने लगता है। जैसे ही वो आईने में अपना चेहरा देखता है, उसे अपने पीछे एक भयानक डायन खड़ी नजर आती है। वो डर जाता है और पलटकर पीछे देखता है। पीछे कोई नहीं है। वो फिर से आईने में देखता है। फिर से उसे वही डायन खड़ी नजर आती है। वह फिर पीछे देखता है। पीछे कोई नहीं है। इस बार अमोद जैसे ही मुंह धोने के लिए बेसिन पर झुकता है, बेसिन के सिंक से एक काले खून से लथपथ हाथ निकलकर अमोद की गर्दन पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। अमोद का दम घुटने लगता है। वो फड़फड़ाने लगता है। जैसे तैसे वो अपने दोनों हाथों का दम लगाकर अपनी गर्दन छुड़ाकर बाथरूम से भाग जाता है। बाहर आकर वो देखता है निस्तिका खुले बालों से, भयंकर चेहरे से, लाल आंखों से उसे घूर रही है। वो कुछ समझे इससे पहले ही निस्तिका उसे आकर पकड़ लेती है। गुस्से से झंझोड़ते हुए भयानक आवाज में निस्तिका कहती है, बता टीवी क्यों खोली? कुछ देर अमोद को झंझोड़ने के बाद निस्तिका उसे सोफे की तरफ फेंक देती है। अमोद सोफे के पास आकर गिरता है।
वो देखता है निस्तिका सोफे पर सो रही है। अब वो पलटकर उस निस्तिका की तरफ देखता है जिसने उसे धक्का दिया था। उधर कोई नहीं है। अमोद को समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक से अमोद का ध्यान टीवी की तरफ जाता है जो खुली हुई है। वो तुरंत उठकर टीवी बंद करता है क्योंकि सारा लफड़ा टीवी का ही था। आज अमोद सो नहीं पाता है। वो जागते हुए ही रात गुजार देता है। सुबह होते ही निस्तिका उठती है और अमोद को सोफे के नीचे अपने पास पाकर कुछ अजीब निगाहों से देखती है, फिर बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। अमोद आज दिन में अपने काम पर चला जाता है। काम में उसका मन नहीं लगता है। वो अपने केबिन में बैठकर सोच रहा है। अचानक से उसका एक दोस्त केबिन में घुसता है और अमोद को टेंशन में पाता है। दोस्त के पूछने पर अमोद उससे सारी बात बता देता है। दोस्त अमोद को एक बाबा से मिलाने के लिए ले जाता है। दोनों लोग बाबा के पास जाते हैं। अमोद बाबा को अपनी समस्या बताता है। सारी बात सुनकर बाबा उसे कुछ भभूत और एक माला देते हुए भभूत पूरे घर में छिड़कने और माला निस्तिका को पहनाने की बात कहते हैं। अमोद शाम को घर आकर पूरे घर में भभूत छिड़क देता है और माला निस्तिका को पहना देता है। खाना खाकर सभी लोग सोने चले जाते हैं। अमोद और निस्तिका भी सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। दोनों सो जाते हैं। अमोद बेड पर सोया है और निस्तिका सोफे पर सो रही है। रात 1 बजे अमोद की आंख खुलती है। वो अपने आप को एक घने और डरावने जंगल में पाता है। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे निस्तिका कहीं दिखाई नहीं देती है। अचानक से उसकी नज़र दूर खड़ी हुई निस्तिका पर जाती है। वो उठकर निस्तिका की तरफ भागता है। निस्तिका गायब हो जाती है। कुछ दूर जाकर अमोद को एक जगह पर उस बाबा की लाश दिखाई देती है जिन्होंने उसे भभूत और माला दिया था। बाबा की लाश के पास 4 कंकाल बैठे हुए हैं। ये देखकर अमोद रोने लगता है। रोने की आवाज़ सुनकर चारों कंकाल अमोद को मारने के लिए दौड़ते हैं। कंकालों को अपनी तरफ आता देख वो भागता है। भागते भागते वो एक जगह पर रुक जाता है। उसे अपने माँ बाप बंधे हुए नजर आते हैं जहाँ उसे वही 4 कंकाल कब्र खोदते नजर आते हैं। देखते ही देखते चारों कंकाल अमोद के माँ बाप को उन कब्रों में डालकर मिट्टी से तोप देते हैं। अमोद भागकर वहां पहुंचता है। चारों कंकाल गायब हो जाते हैं। अब वो उन ताज़ी कब्रों को पास पड़े हुए फावड़े से खोदता है। कब्र खोदने के बाद वो जो देखता है उससे उसका सिर चकरा जाता है क्योंकि कब्र में उसके माँ बाप के कंकाल पड़े हुए हैं। अमोद को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी उसके माँ बाप कंकाल में कैसे बदल गए और इन कंकालों ने बाबा और मेरे माँ बाप को क्यों मारा। कुछ देर बाद आमोद रोना शुरू कर देता है। अभी कुछ ही समय आमोद को रोते हुए हुआ है। अचानक वो देखता है कि वहाँ से सब कुछ गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर आमोद को फिर हैरानी होती है। कुछ देर बाद आमोद के कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ की दिशा में चल देता है। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक बरगद के पेड़ के नीचे बनी समाधि के पास बैठी एक रोती हुई लड़की नजर आती है। जैसे ही अमोद दिलासा देने के लिए उस लड़की के पास पहुंचता है, वो देखता है कि लड़की कोई और नहीं बल्कि निस्तिका है। अब अमोद समाधि के पास जाता है। अचानक उसे एक जोर का झटका लगता है। वो दूर जाकर गिरता है। गिरने के बाद एक बार फिर खड़ा होकर वो समाधि की तरफ बढ़ता है, मगर इस बार समाधि में दरार पड़ जाती है जिससे एक अजीब तरह की लाइट निकलती है जो निस्तिका को पूरी तरह जला देती है। अब निस्तिका की आत्मा एक लौ की तरह कुछ देर जलती रहती है और फिर समाधि की दरार में समा जाती है। ये देखकर अमोद दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। अचानक उसे फिर एक जोरदार झटका लगता है। इस बार वो बहुत दूर जाकर गिरता है। अमोद की आंख खुलती है। वो अपने आप को कमरे में बेड पर पाता है। उसको निस्तिका कहीं दिखाई नहीं देती है। अब आमोद की नज़र घड़ी की तरफ जाती है। घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। वो बैंक के लिए लेट हो चुका है। अचानक निस्तिका कमरे में दाखिल होती है और अमोद को जल्दी तैयार होकर नाश्ते के लिए टेबल पर आने के लिए कहती है। आमोद की नज़र निस्तिका के गले पर जाती है। उसके गले में माला नहीं है। वो निस्तिका से माला की बात करता है। निस्तिका उसकी तरफ घूर कर देखती और कमरे से चली जाती है। अब अमोद टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा है, तभी निस्तिका उसके लिए दूध लाती है। अमोद एक बार फिर निस्तिका से माला के लिए कहता है। इस बार निस्तिका घूरते हुए अमोद को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और दूध का गिलास टेबल पर पटक कर चली जाती है। अमोद आधा अधूरा नाश्ता करके बाहर की तरफ चला जाता है। उसकी नज़र घर के फर्श पर पड़ती है। फर्श धुली हुई है। वो मेन गेट से बाहर निकलता है, तभी उसकी नज़र साइड में रखे डस्टबिन पर जाती है। उसमें माला और भभूत पड़े हुए हैं। ये देखकर उसे कुछ समझ में आता है। वो अपनी कार में बैठकर चला जाता है। वो बैंक न जाकर सीधे बाबा के पास पहुंचता है और उनको रात वाली घटना के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर बाबा कुछ देर तक सोचते रहते हैं, फिर अमोद से उस समाधि का पता पूछते हैं। अमोद पता बता देता है। बाबा समाधि के पास जाकर कुछ समाधान निकालने की बात कहकर अमोद को निस्तिका से सावधान रहने को कहते हैं। उसके बाद अमोद कार में बैठकर बैंक चला जाता है।
इधर बाबा बस यात्रा करके उस समाधि के पास पहुंचते हैं। जैसे ही बाबा समाधि पर अपना सीधा हाथ रखकर आंख बंद कर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, बाबा को निस्तिका और समाधि की सारी सच्चाई पता चल जाती है। सच्चाई यह है कि जब स्वास्तिक को निस्तिका की शादी की बात पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद वह निस्तिका से बहुत दूर चला जाता है और अपने आप को पूरी तरह पूजा पाठ से जोड़कर सिद्ध साधु बन जाता है। एक लंबी साधना के लिए वो बैठ जाता है, लेकिन वह निस्तिका को पूरी तरह भूल नहीं पाता है। एक दिन साधना में ही वो अपने प्राण त्याग देता है और उनके चाहने वाले वहीं उसकी समाधि बना देते हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी उसकी आत्मा समाधि के आसपास ही रहती है। इससे जो भी लोग उस समाधि से मांगता है, स्वास्तिक की आत्मा उसे जल्दी ही पूरा कर देती है। निस्तिका जब भांगड़ किले में गई थी तब उसके मन में कुछ भय बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो आमोद के सामने कुछ अजीब सी हरकतें करती है। फिर आमोद निस्तिका को उसके माँ बाप के साथ समाधि पर लाता है और वहीं से स्वास्तिक की आत्मा निस्तिका में समा जाती है और उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगती है। इसीलिए निस्तिका में समाधि से लौटने के बाद अजीबोगरीब बदलाव आए थे। सब कुछ जानने के बाद बाबा जिस बस से आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बाबा मर जाते हैं। इधर निस्तिका का रूप दिन पर दिन विकराल होता चला जा रहा है। उसने अपने सास ससुर को समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। अब निस्तिका हर समय आमोद को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाया करती है। रात 12 बजे के बाद निस्तिका का रूप बहुत भयानक हो जाता है। उसके बाद वो आमोद को हर तरह से नुकसान पहुंचाती है। आमोद को इस तरह तिल तिल मरते हुए धीरे धीरे एक सप्ताह बीत जाता है। इस बीच आमोद कई बार बाबा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन बाबा उसे नहीं मिलते हैं। फिर एक दिन बाबा का एक चेला उनके एक्सीडेंट में हुई मौत की बात के बारे में आमोद को बता देता है। बाबा की मौत की खबर सुनने के बाद आमोद पूरी तरह नाउम्मीद हो जाता है। एक रात 2 बजे आमोद के कानों में निस्तिका के सेक्सी आह भरने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो देखता है कि निस्तिका सोफे पर अर्धनग्न अवस्था में सो रही है, लेकिन अजीबोगरीब अंगड़ाई ले रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरुष उसके साथ अदृश्य प्रेम आलिंगन कर रहा हो। आमोद कुछ देर यह सब देखता रहता है। अचानक उसे छींक आ जाती है। तभी निस्तिका जाग जाती और भयंकर रूप ले लेती है। वो आमोद को बहुत मारती है। अपने नाखूनों से उसे बुरी तरह घायल करके कमरे से बाहर निकाल देती है। आमोद के बाहर निकलने ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। फिर से निस्तिका की सेक्सी आह भरने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। आवाज धीरे धीरे इतनी तेज हो जाती कि आमोद के कान फटने लगते हैं। अचानक कुछ सोचकर वो अपने आप को संभालता है। वो कुछ कदम चलकर अलमारी की रैक खोलकर एक पिस्तौल निकलता है और दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ ही देर बाद गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। अगली सुबह आमोद दूसरे कमरे से निकलकर निस्तिका के कमरे में जाता है और उसे जगाता है। निस्तिका जागते ही आमोद को कुछ देर प्यार भरी निगाहों से देखती है, उसके बाद उससे लिप जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसका बिछड़ा प्रेमी उसे वापस मिल गया हो। ये है कहानी का अंत। और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।